डियर स्टूडेंट्स, आधुनिक युग में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब मित्र राष्ट्रों ने यह नारा दिया कि हम विश्व में प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तथा तानाशाही शक्तियों का विरोध कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि विश्व में रहने वाले हर क्षेत्र के निवासियों को अपने बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार हो, जिसे हम इतिहास में आत्मनिर्णय का सिद्धांत या आत्मनिर्णय का अधिकार के रूप में जानते हैं। तो विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित पश्चिमी यूरोप के देशों ने मुख्यतः यह नारा दिया कि विश्व के सभी क्षेत्रों के निवासियों को अपने बारे में, अपने शासन के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। और इसका परिणाम यह हुआ कि अटलांटिक चार्टर में इन बातों का जिक्र किया गया और इन्हीं के तहत विश्व में जो उपनिवेशवाद व्याप्त था, जो यूरोपीय देशों ने विभिन्न एशियाई देशों को और अफ्रीकी देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, इस उपनिवेशवाद के विरुद्ध इन देशों ने संघर्ष किया और स्वतंत्रता की मांग की। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन हुए और इस तरह जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश एशिया और अफ्रीका में थे, इनके विरुद्ध संघर्ष हुआ और इस तरह औपनिवेशीकरण के विरुद्ध जन आंदोलन विभिन्न देशों में हुए और इन जन आंदोलनों ने राष्ट्रीयता का स्वरूप लिया। इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाता है और इन्हें हम उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष या औपनिवेशीकरण के विरुद्ध संघर्ष या हम ये कह सकते हैं औपनिवेशिक विघटन की प्रक्रिया भी मानते हैं, जिसे हम डिकोलोनाइजेशन के नाम से भी पुकारते हैं। तो इस तरह विभिन्न एशियाई और अफ्रीकी देशों में स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के रूप में दक्षिण पूर्व एशिया में जो एक बड़ा संघर्ष दक्षिण पूर्व एशिया के एक विशाल देश, एक विस्तृत देश ने जो किया, जिसे हम वर्तमान में इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं, जिसे सामान्यतः हिंद एशिया भी कहा जाता है। यह इंडोनेशिया जो देश था, जो इंडोनेशिया जो देश है, यह विभिन्न द्वीपों से बना हुआ है, क्योंकि पूर्व में यह जो द्वीप थे, जावा, सुमात्रा, बाली, पापुआ न्यू गिनी आदि जो ये द्वीप थे, इन द्वीपों पर भारतीयों का शासन था और ये द्वीप जो है भारतीय संस्कृति के अंग रहे हैं। इसलिए इन द्वीपों को तब जो है द्वीपांतर भारत भी कहा जाता था। अगर हम इंडोनेशिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि भौगोलिक दृष्टि से जो इंडोनेशियाई जो द्वीप है या इंडोनेशिया की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। इंडोनेशिया एक द्वीप समूह है जो मलाया से लेकर न्यू गिनी तक विस्तृत है। यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित द्वीप समूह हैं। लगभग इनकी संख्या 3000 से अधिक इन द्वीप हैं। इन द्वीपों में मुख्य हैं जावा,
सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, मलक्का, न्यू गिनी, पापुआ आदि ऐसे बहुत से द्वीप इनमें सम्मिलित हैं। इन द्वीपों को पूर्व में ईस्ट इंडीज भी कहा जाता था, क्योंकि ये इंडिया के नाम से इन द्वीपों को जाना जाता था। द्वीपांतर भारत जिसे हम कहते हैं, इसलिए इन्हें पूर्व में ईस्ट इंडीज के नाम से जाना जाता था। पूर्वोत्तर द्वीप समूह हम इन्हें कह सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि हम जाएं, यदि हम इंडोनेशिया की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इन इंडोनेशियाई द्वीपों पर भारतीय हिंदू राज्य थे। दूसरी शताब्दी में जो यवद्वीप, जिसे यवद्वीप के रूप में भी इन द्वीप श्रृंखलाओं को जाना जाता है, और जावा में एक हिंदू राज्य की स्थापना की गई थी। उस समय जावा का प्रसिद्ध राजा देववर्मन था और पश्चिमी जावा में शैव और वैष्णव धर्म का खूब प्रचार प्रसार था। 5वीं सदी तक बाली में भी और जो शेष अन्य द्वीप थे उनमें भी हिंदू साम्राज्य, हिंदू सभ्यता या हिंदू साम्राज्य स्थापित हो चुका था। उस समय 5वीं सदी में जो साम्राज्य था उसका नाम श्रीविजय वंश का वहाँ साम्राज्य स्थापित था, जिसे श्रीविजय नाम से जाना जाता है। और उस काल में जावा, बाली, सुमात्रा, बोर्नियो सभी द्वीपों में हिंदू संस्कृति विद्यमान थी। आज भी इन सभी द्वीपों में भारत की पौराणिक गाथाएं, देवी देवताओं की मूर्तियां, सामाजिक रीति रिवाज कुछ मायनों में आज भी देखे जा सकते हैं। जगह जगह इन द्वीपों में भारत के संदर्भ में जो भारतीय सभ्यता से संबंधित जो प्रतीक हैं, शंख, त्रिशूल, गदा, चक्र, पद्म आदि चिन्ह जावा में या अन्य द्वीपों में भी मिले हैं। बोर्नियो में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि की मूर्तियां मिली हैं। और आज भी इन देशों में यद्यपि इस्लामिक संस्कृति विद्यमान है, फिर भी ये देश हिंदू सभ्यता से आज भी प्रभावित दिखाई देते हैं। 15वीं शताब्दी तक इन देशों पर हिंदू सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट रूप से विद्यमान रहा। तत्पश्चात 15वीं सदी में यहाँ मुस्लिम व्यापारी आए और उनके प्रभाव से यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ और धीरे धीरे उन व्यापारियों ने, इस्लामिक अनुयायियों ने यहाँ के निवासियों को इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। परंतु फिर भी आज भी यहाँ हिंदू सभ्यता के चिन्ह विद्यमान हैं और इन देशों के निवासियों ने यद्यपि इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया है, परंतु तब भी इनकी संस्कृति में, इनके समाज में हिंदू प्रतीक आज भी विद्यमान हैं। तत्पश्चात 16वीं सदी में जबकि यूरोप के विभिन्न देशों के व्यापारी व्यापार हेतु विभिन्न एशियाई और अफ्रीकी देशों में जा रहे थे, तो सर्वप्रथम 16वीं सदी में व्यापार के लिए इन द्वीपों में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों का उद्देश्य यहाँ मसालों का व्यापार करना था, क्योंकि यूरोप में गरम मसालों की बड़ी मांग रहती है और तब भी रहती थी। इसलिए मसालों का व्यापार करने हेतु पुर्तगाली इन द्वीपों में आए और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की राजनीतिक कमियां देखी और उन्होंने यहाँ राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पुर्तगालियों ने इन देशों पर अधिकार करने का प्रयास किया और 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मलक्का का एक व्यापारिक महत्व भी था और सामरिक महत्व भी। पुर्तगालियों ने यहाँ दुर्ग बनाकर अपने व्यापार को संरक्षित किया, परंतु अभी पुर्तगाली यहाँ अपने पांव जमा ही रहे थे कि 17वीं सदी के प्रारंभ में हॉलैंड के निवासी डचों ने भी यहाँ प्रवेश किया।
डचों ने 1605 में अम्बोयना द्वीप पर और 1641 में मलक्का पर अधिकार कर दिया, जो कि पुर्तगालियों के पास था। तो पुर्तगालियों से डचों ने मलक्का छीन लिया और इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे जो हॉलैंड की डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जावा के बटाविया में अपना प्रमुख केंद्र बनाया और धीरे धीरे लगभग अधिकांश द्वीपों पर डचों ने अपना अधिकार कर लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि डचों ने इंडोनेशियाई द्वीपों पर अपना शासन आरंभ कर दिया। अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके उन्होंने इंडोनेशिया पर अपना शासन आरंभ कर दिया। यहाँ का हम जो डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके जो साम्राज्य के संस्थापक जो माना जाता है डच गवर्नर जॉन पीटर जॉन कोइन को माना जाता है और उसने धीरे धीरे जो इस क्षेत्र के या हम जो कहते हैं ईस्ट इंडीज के जो महत्वपूर्ण द्वीप थे उनको जीत लिया और वहां अपना उपनिवेश अर्थात डच उपनिवेश स्थापित कर दिए। यद्यपि बीच में थोड़ा परिवर्तन हुआ कि 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई और फ्रांस में जब नेपोलियन का साम्राज्य स्थापित हुआ तो हॉलैंड पर जो फ्रांस का अधिकार हो गया और जब हॉलैंड पर फ्रांस का अधिकार हो गया तो फ्रांस ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सीधा इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। इस बीच इंग्लैंड ने भी अपना प्रभाव जमा करके कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, परंतु फिर परिस्थितियां बदली। 1815 में फ्रांस पराजित हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई और वीना कांग्रेस के अंतर्गत ये द्वीप पुनः हॉलैंड को प्राप्त हो गई। हॉलैंड ने अब इन द्वीपों में अपना शासन तो आरंभ किया ही, इन द्वीपों के शोषण हेतु हॉलैंड ने एक नई नीति विकसित की जिसे कृषि प्रणाली या कल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हॉलैंड इन द्वीपों की कृषि व्यवस्था से अत्यधिक धन कमाना चाहता था और ये चाहता था कि यहाँ के निवासी ऐसी फसलें उगाएं जो व्यापारिक महत्व की हों, जिनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से हॉलैंड को लाभ हो। क्योंकि हॉलैंड का जो शासक वर्ग था वह स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर था तथा चाहता था कि वो कृषि में स्वतंत्र व्यापार को अपना करके ऐसी फसलों का उत्पादन करे जिन्हें वह विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सके और उससे लाभ कमाया जा सके। इसलिए हॉलैंड ने इंडोनेशिया में कल्चर सिस्टम प्रारंभ किया। इस कल्चर सिस्टम के अंतर्गत ऐसी फसलों का उत्पादन करना था जो कि व्यापार की दृष्टि से लाभदायक हों और जिन्हें नगद धनराशि जिनसे प्राप्त हो सके। इसके लिए उन्होंने ऐसी एक कृषि पद्धति डेवलप की, कृषि पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत इंडोनेशिया के निवासियों को एक निश्चित क्षेत्र पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करना ही करना था। इसके लिए एक जो मानक तय किए गए, जो नियम बनाए गए, उसके अंतर्गत किसानों के साथ एक अनुबंध किया गया कि वे अपनी जमीन के एक निश्चित भाग पर केवल वही फसलें उगाएंगे जिन्हें यूरोपीय बाजार में बेचा जा सके। दूसरा, जो फसल उगाई जाएगी व्यापारिक फसलें, वे फसलें भूमि का 5वें भाग पर उनको अलग कर दिया जाए कि भूमि के प्रत्येक किसान अपने भूमि के 1/5 भाग पर निश्चित तौर पर व्यापारिक फसलों का उत्पादन करेगा जिनका वह किसान निर्यात कर सके। और इन निर्यात की जाने वाली फसलों में जैसे गन्ना, कॉफी, चाय थी, निर्यात फसलों को उगाने के अलावा वो क्या कर सकता था, अपने जरूरत के हिसाब से चावल पैदा कर सकता था। क्योंकि इंडोनेशिया में मूलतः चावल की खेती ही पहले होती थी, परंतु डचों ने अपने व्यापारिक लाभ के लिए वहां
नकदी फसलें उगाने का जोर दिया और किसानों से एक अनुबंध हस्ताक्षरित करवाया। चौथा बिंदु था निर्यात फसल उगाने वाली भूमि पर कोई लगान नहीं लगाई जाए, अर्थात जिस भूमि पर इंडोनेशियाई किसान नकदी फसलें या व्यापारिक फसलें का उत्पादन करेंगे उस पर उन्हें कोई टैक्स नहीं देना था। निर्यात जो फसल की जानी थी उस फसल को वो जिलाधिकारी को सौंप देते और यदि उस पर जो निर्धारित लगान है उससे अधिक लगान होता तो वो किसानों को उसका अतिरिक्त मूल्य दिया जाता। ये व्यवस्था इसमें की गई। किसानों को यह निर्देश दिया गया कि जो यूरोपीय व्यापारी हैं जो विभिन्न फसलों का उत्पादन और उसका व्यापार करवाना चाहते हैं उन्हीं के निर्देशन में वो फसलें उगाएंगे। अर्थात कोई कॉफी की फसल उगाना चाह रहा है तो जो कॉफी का जो व्यापारी होगा उसी व्यापारी के निरीक्षण में देख रेख में किसान क्या करेंगे, खेती करेंगे। और ये व्यवस्था इस तरह रखी गई कि जिससे श्रम का विभाजन उचित हो। ऐसा व्यवस्था की गई कि जो व्यापारिक फसलें थी जिससे एक व्यापारिक फसल तैयार हो गई तो दूसरी खेत में होनी चाहिए, तीसरी की बोने की तैयारी हो, जिससे निरंतर वो फसल बाजार में उपलब्ध रहे। इस तरह यह कृषि प्रणाली लागू की गई जिसे हम कल्चर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि डच अधिक से अधिक लाभ इससे कमा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि डचों ने इंडोनेशिया में नील, गन्ने की खेती, कॉफी, तंबाकू, चाय, मिर्च, दालचीनी आदि ऐसी फसलें उगाई जिनकी बाजार में मांग थी। इसका परिणाम यह हुआ कि डचों ने जबरदस्ती किसानों से इन व्यापारिक फसलों की खेती करवाई और इतना दबाव बढ़ गया कि कई बार जो है इन व्यापारिक फसलों के उत्पादन के चक्कर में वहां के किसान भूखे मरने लगे, क्योंकि वो अपने उत्पादन के लिए चावल या अन्य अनाज उत्पादन नहीं कर पा रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब उन पे किसानों का शोषण किया गया, उनसे जबरदस्ती व्यापारिक फसलें उगाई गई तो इंडोनेशिया में क्या हुआ, कई बार अकाल पड़ गई। इस कारण किसान इसका विरोध करने लगे, क्योंकि इस प्रणाली से लाभ डच व्यापारियों को होता था, क्योंकि किसानों को व्यापारिक फसल का वह लाभ नहीं मिल पाता था, वह मूल्य नहीं मिल पाता था जो कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित था। इसका परिणाम यह था कि संपूर्ण लाभ तो डच व्यापारी ले जाते और इंडोनेशियाई किसानों को व्यर्थ में इसका शोषण का शिकार होना पड़ता। यहाँ तक कि इस कल्चर सिस्टम से हॉलैंड ने इतना धन कमाया कि 1833 में इसे 30 लाख गिल्डर का मुनाफा हॉलैंड को हुआ। बाद में इंडोनेशिया ने हॉलैंड की गृह सरकार को 90 लाख गिल्डर इसी रूप में कमा करके दिए। तो हम समझ सकते हैं कि इससे हॉलैंड को कितना लाभ हुआ, परंतु यह लाभ जो है इंडोनेशिया के किसानों को नहीं मिल पाया, क्योंकि लाभ डच व्यापारी ले जाते थे और बड़ी मुश्किल से इंडोनेशियाई के किसानों को उसका केवल लागत मूल्य भी बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। इस कारण धीरे धीरे इंडोनेशिया के किसान इसका विरोध करने लगे, क्योंकि इससे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा था और अब वो किसान से अर्धदास बन चुके थे। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वत्र इसकी निंदा होने लगी, यहाँ तक कि कई डच अधिकारियों ने भी इसकी निंदा की। एक डच अधिकारी एडवर्ड दोवेज डेकर ने एक उपन्यास लिखा मैक्स हेवलर, जिसमें उसने इस कल्चर सिस्टम के दोषों का चित्रण किया। और ऐसा ही एक फ्रेंजन वान पुटे ने एक पंपलेट छापा जिसमें उसने कल्चर सिस्टम के दोषों पर प्रकाश डाला। और धीरे धीरे इसका परिणाम यह हुआ कि हॉलैंड में भी जो कल्चर सिस्टम की जो शोषणकारी नीति थी इसका विरोध होने लगा। अंततः जब हॉलैंड में भी उदारवादी लोगों ने इसका विरोध किया तो 1870 में डच सरकार ने इस कल्चर सिस्टम को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नई पॉलिसी अपनाई जिसे कहते हैं नैतिकता की नीति, या हम इसे इथिकल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। दरअसल इथिकल पॉलिसी के अंतर्गत
डच सरकार की यह नीति थी कि वो ये मानने लगी थी, केवल दिखावे के तौर पर ही हम कहेंगे, कि डच वहाँ इंडोनेशिया के निवासियों का उत्थान करना, उनका विकास करना डचों का नैतिक कर्तव्य है। इसके लिए डच सरकार ने इंडोनेशिया में वहाँ के निजी क्षेत्र के उद्योगों एवं व्यवसायों को प्रोत्साहन दिया, व्यवसायों को खोलने के लिए सहायता दी और ऐसी नीति बनाई जिससे इंडोनेशिया के निजी क्षेत्र के व्यवसायों और उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए उन्होंने ये नारा दिया कि हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इंडोनेशिया के लोगों का उत्थान, नैतिक उत्थान करें, उनका उत्थान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसका परिणाम यह हुआ कि इंडोनेशिया में बड़ी बड़ी मिलें खोली गई, बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए, विभिन्न भागों को रेल मार्गों से जोड़ दिया गया। 1862 में अंतर्देशीय तार की व्यवस्था तथा 1866 में डाक सेवा शुरू की गई। 1882 में एक टेलीफोन कंपनी स्थापित की गई। फिर वहाँ जो विभिन्न खनिजों की जो व्यवस्था, खनिज जो वहाँ उपलब्ध थे उनके खदान की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ इंडोनेशिया में शिक्षा का प्रचार भी किया गया। वहाँ स्कूल खोले गए और पश्चिमी ढंग से इंडोनेशिया में शिक्षा दी जाने लगी। परंतु इन सब कार्यों का भी इंडोनेशिया के लोगों को उतना लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि डच लोगों का मुख्य उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक धन कमाना और उनका उद्देश्य यह था कि वो किसी तरह इंडोनेशिया में वे जो वहाँ के लोगों को शिक्षा तो देते थे लेकिन केवल अपने सहायक बनाने के लिए। डच चाहते थे कि इंडोनेशियाई डचों के ही सहायक बने रहें, वो स्वतंत्र रूप से विकसित न हों। उन्होंने वहाँ डॉक्टर, इंजीनियर आदि पैदा करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल ये प्रयास किया कि उनके सहायक कर्मचारी वहाँ आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाएं। इसका परिणाम यह हुआ कि नैतिकता की नीति भी, यद्यपि कहने को नैतिकता थी, किंतु इस नीति का जो क्रियान्वयन था वो भी एक प्रकार से इंडोनेशियाई मानव संसाधन का एक प्रकार से दोहन था। उन्हें अपने अधीन बनाना था, उन्हें केवल एक सहायक के रूप में तैयार करना था जिनसे डचों को लाभ हो सके। और धीरे धीरे इसका परिणाम यह हुआ कि डचों का इस नीति का भी, डचों की नैतिकता की नीति का भी वहाँ विरोध होने लगा। और इसका परिणाम यह हुआ कि इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हुई।